पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से। और सरमायाकारी जब आप करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से जो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, उस हवाले से इस वीडियो में बात की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ख़ास तौर पे उनके हवाले से बात की जाए तो जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं तो रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करने के हवाले से जो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी होती है, इसके हवाले से आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की इन जनरल बात करें लेमैन टर्म्स के अंदर, तो एक मशहूर प्रोवर्ब आपने ज़रूर सुना होगा कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट के अंदर अगर सारे अंडे रख दिए जाएँ तो वो बास्केट खुदा न खास्ता गिर जाए तो सारे के सारे अंडे टूट सकते हैं। इसमें हमारे लिए एक सबक होता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम सारे अंडों को एक बास्केट में रखें, उनको डाइवर्सिफ़ाई करें, अपनी बास्केट्स को डाइवर्सिफ़ाई करें, यानी उनको मुख्तलिफ बास्केट्स में रखें ताकि कोई एक आध बास्केट टूट भी जाती है तो उससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी फ़लसफ़े के ऊपर, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर डाइवर्सिफ़िकेशन काम करती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जिसमें हमें ये सबक सिखाया जाता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसे बिल्ड करें, एक ऐसा बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं जहां पर आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के अंदर या मुख्तलिफ ऑप्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। 5 जो पॉपुलर किस्म की डाइवर्सिफिकेशन टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आज की इस वीडियो में हम उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो है एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन जहन में आते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट हमारे सामने आती है कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, या तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। और ये एक पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। और साथ साथ हमें जो दूसरा बड़ा ऑप्शन जहन में आता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर ऑप्शन है वो है रियल एस्टेट का। यहाँ पर लोग प्लॉट्स ले लेते हैं, फाइल्स ले लेते हैं, कमर्शियल जो ऑप्शंस होते हैं या फिर रेजिडेंशियल ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा फिर कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट भी एक और पॉपुलर ऑप्शन है जो कि इन्फ्लेशन के हवाले से देखा जाए तो आपके लिए एक हेज भी बनता है। जैसे लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा और भी जो प्रीशियस मेटल्स हैं या इस तरह के जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, और जो कमोडिटीज़ के हवाले से जो उनके ईटीएफ्स होते हैं उनके अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, या फिर फिज़िकली उनको अपने पास रख के एक काइंड ऑफ हेज कर लेते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। इसी तरह एक और जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है जो कि निस्बतन ज़्यादा सेफ़र समझा जाता है वो सर्टिफिकेट्स एंड बॉन्ड्स का होता है। लोग जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं या जो स्टेट बैंक की तरफ से इशूड सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ले लेते हैं या बॉन्ड्स ले लेते हैं। और उसके ऊपर फिर जो उनको प्रॉफिट आता है उसकी बेसिस पे वो उसको मज़ीद डाइवर्सिफाई करते हैं या उसके अंदर मज़ीद री इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये वो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन है जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो ऐसे बिल्ड करते हैं कि जितनी भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है उसको किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में डालने के बजाय आप मुख्तलिफ ऑप्शंस के अंदर पैसों को डाल रहे होते हैं और यूं आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे होते हैं। अब खुदा ना खास्ता इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट किसी वजह से क्रैश कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट भी उसी उतने ही लेवल के ऊपर क्रैश कर रही हो या कमोडिटीज़ भी नीचे जा रही हो। जैसे अभी रीसेंट बात करें हम तो कमोडिटीज़ में गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो अगर किसी शख्स ने गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और साथ साथ उसने रियल एस्टेट या इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जो उसको नुकसान अगर हो रहा है इक्विटी मार्केट के अंदर या रियल एस्टेट के अंदर तो वो कमोडिटीज़ में से उसको कंपेंसेट हो रहा है। इसी तरह जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की अगर बात करें तो उन्होंने इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स एज एन एग्जांपल अगर लिए हुए हैं तो वहाँ पर उनको जो प्रॉफिट आ रहा है वो उनको मिटिगेट कर रहा होता है वो सारा रिस्क जो उन्होंने दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर लिया हुआ है। तो ये एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही रिकमेंडेड अप्रोच होती है कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाएं तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस में। अब जो दूसरी पॉपुलर टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप बजाय इसके कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक ख़ास मुल्क के अंदर या किसी एक ख़ास रीजन के अंदर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह डाइवर्सिफाई करें कि वो रीजन बेस्ड डाइवर्सिफाई हो जाए।
मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जैसे हमारे बड़ी तादाद सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक में है, इसी तरह यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर या दुनिया के किसी भी इलाके में अगर आप हैं, तो वहाँ की जो लोकल मार्केट है, जैसे सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट हो गई, या वहाँ पर जो प्रॉपर्टी के हवाले से ऑप्शंस होते हैं, यूरोप की अगर बात करें या मुख्तलिफ ममालिक की, यूएई की ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ के अंदर फिर जो डिफरेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेस्ड ऑप्शंस होते हैं, जो क्राउड फंडिंग के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उन ममालिक में बैठकर जो है आप यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की कंपनीज़ के शेयर्स ले सकते हैं। तो इस तरह जब जो डाइवर्सिफिकेशन होती है वो ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन होती है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि दुनिया के किसी ख़ास मुल्क के अंदर या किसी ख़ास रीजन के अंदर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से या लोकल फैक्टर्स की वजह से अगर कोई इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है और मार्केट बुरा परफॉर्म कर रही है, तो वो जो रिस्क है उसकी वजह से जो पोटेंशियली आपको लॉस हो रहा है वो मिटिगेट हो जाता है, अगर आपने अपनी इस तरह की एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपके पास ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस कुछ लिमिटेड हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ से बाहर की मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। आल दो के कुछ थर्ड पार्टी ब्रोकर्स होते हैं जिनके ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस आपको कम ही मिलती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यूएई के अंदर प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, या दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेजिडेंसी मिल रही होती है, पीआर मिल रही होती है, तो उसको भी लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह आप अपने आप को जियोग्राफिकली डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स इस लिहाज से भी कुछ हद तक सिक्योर हो सकती हैं और रिस्क फैक्टर भी कम हो सकता है। इसके बाद एक और जो पॉपुलर टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत ही रीसेंट एग्जांपल अगर लें तो रुपए की जो जिस तरह बुरी तरह पिट रहा है रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले में या दुनिया की दीगर करेंसीज के मुकाबले में, तो अब इस सिचुएशन के अंदर करेंसी डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपने अपनी सेविंग्स को और साथ साथ जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ करेंसीज के अंदर कर रखा है, जैसे आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स यूएस डॉलर्स के अंदर हैं, या मे बी आप मुल्क से बाहर हैं और आपने सऊदी रियाल के अंदर या यूएई दिरहम के अंदर या यूरो या पाउंड या किसी और भी करेंसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो रुपए की वजह से या रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से जितना आपको पोटेंशियली लॉस हो रहा है वो वहाँ से कवर अप भी हो रहा है और मे बी आप उससे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पर पाकिस्तान में जो रोशन डिजिटल अकाउंट की अगर हम बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, तो उसमें आपके पास रुपए के साथ साथ यूएसडी का ऑप्शन भी होता है, यूरो का भी है, पाउंड का भी है। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूएसडी के अंदर अपने पैसे रखे हैं या यूएसडी के ज़रिए फिर सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं या जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो उसमें उनको फ़ायदा ये है कि रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से जो उनको नुकसान होता है, उसकी बजाय डॉलर की एप्रिसिएशन की वजह से ना सिर्फ ये कि उनके कंपनसेशन हो रही है, बल्कि जो पाकिस्तान में जितनी इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा उनको वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें यूएसडी की, तो कुछ अर्सा पहले यूएसडी अगर 180 रुपए में था और अभी 290 रुपए के आसपास पहुँच चुका है। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ी है इस मुल्क के अंदर, लेकिन अगर आपकी बाहर रह रहे हैं और पाकिस्तान में आपने डॉलर्स के अंदर बैंक्स में रखे हुए हैं और साथ साथ आपने उसको इन्वेस्ट भी कर रखा है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से इस तरह की किसी स्कीम में, तो ना सिर्फ ये कि आप उस जो रुपये की डिवैल्यूएशन है उससे बचे हुए हैं, बल्कि साथ साथ डॉलर टर्म्स के अंदर आप प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो करेंसी डाइवर्सिफिकेशन इस लिहाज से एक बहुत ही अच्छी और रिस्क फ्री अप्रोच होती है। इसके बाद एक और जो डाइवर्सिफिकेशन की टाइप होती है वो है टाइम डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप टाइम बाउंड करते हैं और उसको इस तरह डाइवर्सिफाई करते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, कुछ मीडियम टर्म के लिए होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। तो इसमें शॉर्ट टर्म में अगर वक्ती तौर पे मार्केट जो वोलेटाइल होती है और फ्लक्चुएशंस होती हैं उसकी वजह से ऊपर नीचे हो भी रहा है, तो जो आपने मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वो उसको बहुत हद तक मिटिगेट कर रही होती हैं, और वहाँ से जो फिर आपको डिविडेंड मिल रहा होता है वो आपको उस जो नेगेटिव इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन का, उसको बहुत हद तक नलिफाई कर रहा होता है। इसमें टाइम डाइवर्सिफिकेशन में एक और ऑप्शन ये भी होता है कि बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि सीजनल होती हैं। जैसे आप यूँ समझ लें कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि समर में ज़्यादा आप ये समझते हैं कि अगर आप समर पीरियड के अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे नॉर्मल बिज़नेस के अंदर भी आपको पता है
कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सीज़नल होती हैं, समर में ज़्यादा उनका बिज़नेस होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका विंटर में ज़्यादा बिज़नेस होता है। तो एज़ एन इन्वेस्टर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि ऐसी कौन-सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको समर में करनी चाहिए, ऐसी कौन-सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको विंटर में करनी चाहिए। एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगरचे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस चीज़ का इम्पैक्ट कम ही नज़र आता है, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखें, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल किस टाइम पे ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे पोटेंशियली आप वहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और उस प्रॉफिट को जब ट्रिकल डाउन होकर डिविडेंड की मद में आपके पास आएगा तो वो भी ज़्यादा होगा। इसके बाद जो एक और डाइवर्सिफिकेशन की टाइप है जो कि तकरीबन हम सब लोग यूज़ करते हैं जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो है इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को। अगर आप सारे के सारे शेयर्स या स्टॉक्स खरीद लेते हैं किसी एक पावर सेक्टर की एज एन एग्जांपल, तो पावर सेक्टर अगर किसी वजह से कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, मुल्की हालात की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसमें डूब सकती है या उसमें नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आप सारे के सारे पैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा देते हैं, सारे बैंकिंग सेक्टर में लगा देते हैं, तो किसी एक पॉलिसी की वजह से भी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी अप एंड डाउन हो सकती है। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन की कि कुछ शेयर्स आपने पावर सेक्टर में से ले लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी बैंकिंग सेक्टर में है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी ऑयल एंड गैस में है, कुछ आपने इससे हट के मे बी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कर दी। तो इस तरह जो आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं उससे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसमें एक और ग्रैनुलर लेवल की डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं कि विद इन इंडस्ट्री भी फिर आप मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उसमें भी डाइवर्सिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मे बी आप ये कहेंगे कि मैंने सारे के सारे पैसे हबको में नहीं डालने, बल्कि मैंने कुछ पैसा मे बी निशात चूनिया पावर लिमिटेड में या कैपको में डालना है, या कोई और कंपनी आप चूज़ कर लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने ज़्यादा पैसे अगर मीज़ान बैंक के शेयर्स में डालने हैं तो कुछ पैसे मैंने फैसल बैंक के शेयर्स में डाल देने हैं या फिर हबीब बैंक में डाल देने हैं। तो इस तरह करके भी आप अपनी एक ग्रैनुलर लेवल की डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये सारी जो 5 टाइप्स हमने डिस्कस की, इन सब की एक हाइब्रिड अप्रोच भी होती है जो कि रिकमेंडेड अप्रोच होती है, जिसमें आप इनका एक मिक्सचर बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एसेट क्लास के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की है तो अब आपने कोई दूसरे लेवल की डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी। मिक्सिंग का या हाइब्रिड अप्रोच का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने ऑलरेडी एसेट क्लास के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कर दी और आपने कुछ पैसे इक्विटी मार्केट में डाल दिए, कुछ रियल एस्टेट में डाले, कुछ कमोडिटीज़ में डाल दिए। अब उसके अंदर मज़ीद डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन उसके अंदर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट में आप कहते हैं कि मैंने मे बी दुबई में एक फ्लैट ले लेना है, कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने पाकिस्तान में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर देनी है, कुछ मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी में कर देनी है, कुछ पैसों की मैंने फाइल्स ले लेनी है, कुछ के मैंने पोजेसन वाले प्लॉट्स ले लेने हैं। इसी तरह फिर आप उसको फिर टाइम बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं कि मैंने जो फाइल्स दी हैं वो लेट्स सपोज कि 1 साल के पीरियड के लिए लिए हैं, उस पे प्रॉफिट लेके मैंने उससे निकल जाना है। जो मैंने कमर्शियल लिया है उसके हवाले से भी आप एक स्पैन सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम स्पैन के लिए मैंने रखना है। दुबई में अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी ली है तो आप उसके बारे में एक माइंडसेट बना सकते हैं कि इसको मैंने कितने टाइम के लिए रखना है और क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। और फिर आप इसके अंदर जब डाइवर्सिफिकेशन मिक्स अप करते हैं तो उससे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो मज़ीद कम हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो डाइवर्सिफिकेशन की टाइप्स के हवाले से। आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा और आपके लिए एक फूड फॉर थॉट भी है ये कि अभी तक आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कैसी है और उसमें किस हद तक डाइवर्सिफिकेशन है और कितनी मज़ीद डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रहे कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपने बिल्कुल एक खिचड़ी बना दी और हर छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और उसको आपने इतना ब्रेक डाउन करके डाइवर्सिफाई कर दिया कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि अब उसको आपने एनालाइज़ कैसे करना है, उसको टाइम कैसे देना है, उसकी एवैल्यूएशन कैसे करनी है, रीबैलेंसिंग कैसे करनी है, तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। प्लस ये भी होता है कि अगर आप ओवर डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, तो आपके प्रॉफ़िट मार्जिन्स बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्टॉक मार्केट की, अगर आपने 30 से ज़्यादा कंपनीज़ के शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर डाली, तो आपका अगरचे रिस्क फैक्टर कम होगा लेकिन उसके साथ-साथ जो आपका पोटेंशियल प्रॉफ़िट मार्जिन है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि कहीं एक से अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो किसी दूसरी कंपनी के या दूसरे स्टॉक से आपका शेयर जो उसकी वैल्यू नीचे आ रही है, तो मिल मिला के ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है वो बहुत कम रह जाएगा। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी होती है, सोच समझ कर करनी होती है और उतनी ही करनी होती है जितनी रिक्वायर्ड हो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।